हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता था, उस एक्ट के बारे में देखेंगे। इसके पहले अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो है, क्योंकि 1919 का एक्ट हो गया, उसके बाद 1935 का एक्ट एंड उसके बाद एक्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कोई एक्ट नहीं आएगा, सीधे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का एक्ट आएगा 1947 में। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी एक्ट हैं वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको ये एक्ट और इसके बाद का एक्ट अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये एक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन 1935 वाला एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट उसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो सारे वीडियो, सारे एक्ट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों की, मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जा करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि इस एक्ट के प्रोविज़न्स क्या क्या थे। तो पहले प्रोविज़न ऑफ एक्ट में सबसे पहला देखते हैं हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किस तरीके के क्या प्रोविज़न थे, उसमें भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कैसे प्रोविज़न्स हुआ करते थे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो चेंज किया गया था वो ये था कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि पहली बार डायरकी इंट्रोड्यूस्ड की गई। देयर वर 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, पहला मिनिस्टर का होता था, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स का होता था। द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, और जो गवर्नर होता था किसी भी प्रोविंस का वो एग्जीक्यूटिव हेड होता था पूरे के पूरे राज्य में, स्टेट में। द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी जैसे कि सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें थी, वो 2 लिस्ट में डिवाइड थी, एक रिजर्व्ड होती थी, एक ट्रांसफर्ड होती थी। ठीक है, तो जो रिजर्व लिस्ट होती थी उसका इंचार्ज किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। ठीक है, और उसके साथ उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते थे वो सब, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो होते थे उन सब के अंडर में रिजर्व लिस्ट होती थी। और रिजर्व लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते थे? लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ये सारे सब्जेक्ट क्या थे? रिजर्व लिस्ट के अंडर में थे। ठीक है, और जो मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि अभी आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसलर और मिनिस्टर्स 2 होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, तो जिसमें से कि गवर्नर और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते थे उनके अंडर में रिजर्व लिस्ट होती थी। ठीक है, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते थे उनके अंडर में ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। ठीक है, वो ट्रांसफर्ड लिस्ट के इंचार्ज होते थे। और ट्रांसफर्ड लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे? उसमें हो गया एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस इंडोवमेंट्स, ये सारी चीज़ें किसमें थी? ट्रांसफर्ड लिस्ट में थी। ठीक है, उसके बाद द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द 2 पीपल हु इलेक्टेड देम थ्रू द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते थे वो लेजिस्लेचर के थ्रू जो इलेक्टेड लोग होते थे उनकी जिम्मेदारी, उनका जो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता था वो होते थे मिनिस्टर्स। दीज मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, जो इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स आते थे, यानी कि उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे, ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे, तो उसमें जो है वहाँ से मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मिनिस्टर्स होते थे उनको बनाया जाता था। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे वहाँ से नॉमिनेट करके उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्टर बनाया जाता था। द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अनलाइक द मिनिस्टर, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स होते थे वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, जबकि मिनिस्टर्स होते थे, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते थे उनका सिलेक्शन, उनका नॉमिनेशन लेजिस्लेचर से ही होता था, इसलिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो होते थे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेजिस्लेचर के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। अब हम देखते हैं लेजिस्लेचर में क्या होता था, उसकी साइज, उसमें कौन से लोग होते थे। ठीक है, साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज इंक्रीज्ड। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी साइज को और इंक्रीज कर दिया गया था, यानी कि उसमें जो मेंबर्स थे उसको और बढ़ा दिया गया था।
ऑलमोस्ट 70% मेंबर जो होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो इलेक्शन के थ्रू जाते थे, वो इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स, सम वुमेन कुड ऑल्सो वोट। और आपने देखा होगा कि ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट, क्लास इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है, ये 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अब बाकी के लोग भी अपना जो है, उनको भी अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए, SC ST हो गए, सबको अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। तो जो कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट था वो इसमें और भी ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा दिया गया, यानी बाकी के और जो कम्युनिटीज़ थी उनको भी थोड़ा थोड़ा करके सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और जो कुछ वुमेन्स थी उनको भी वोट्स का राइट इसमें दिया गया। द गवर्नर्स एसेंट वॉज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल, ही ऑल्सो हैड वीटो पावर एंड कुड इशू ऑर्डिनेंसेस ऑल्सो। जो गवर्नर होता था किसी भी प्रोविंस, स्टेट या राज्य का, उसके पास मतलब कि ये पावर होती थी कि वो किसी भी बिल को पास कर सकता है, ठीक है, और उसके किसी भी तरीके का ऑर्डिनेंस वो इशू कर सकता है, ठीक है। और बिना गवर्नर के एक्सेंट के कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी बिल को पास करना है तो गवर्नर का एक्सेंट होना जरूरी है, गवर्नर की साइन होनी जरूरी है, ठीक है। और वो किसी भी तरीके के कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये रहा हमारे पास कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डेटा कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती थी उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, क्या उनका दायित्व होता था, किस तरीके से वो काम करती थी, उसमें कितने मेंबर्स होते थे, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज़ें कैसे डिवाइड होती थी और वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी, जो सरकार होती थी, वो कैसे काम करती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ में डिवाइड होता था, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव में देखते हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज द गवर्नर जनरल। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता था वो गवर्नर जनरल होता था। जैसा कि आपने प्रोविंस में देखा चीफ कौन होता था, गवर्नर होता था, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का हम देख चुके, अब हम सेंट्रल का देख रहे हैं। आउट ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 वर टू बी इंडियन मेंबर्स। ये आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, ठीक है, कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जिसमें कि 8 मेंबर्स होते थे, उसमें से 3 मेंबर्स क्या होते थे, इंडियन मेंबर्स होते थे। तो ये आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव चेंज था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, क्योंकि इसके पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में तो इंडियंस को नहीं लिया जाता था, और लिया भी गया था तो एक इंडियन बस हो गया, लॉ मेंबर ऐसे, बस ऐसे ही। इससे ज़्यादा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादा मेंबर्स को, इंडियन मेंबर्स को नहीं लिया जाता था, ठीक है। द गवर्नर जनरल कुड इशू ऑर्डिनेंसेस, जैसा कि प्रोविंस में होता था, जो गवर्नर होता था उसके पास वीटो पावर होती थी किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करने का, और कोई भी बिल बिना गवर्नर के एसेंट के पास नहीं किया जा सकता था। एंड सेम थिंग हैपन इन सेंट्रल, गवर्नर जनरल किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ही कुड ऑल्सो सर्टिफाई बिल्स, यानी कि वो बिल्स को भी सर्टिफाई करेगा बिना उसके एसेंट के, बिना गवर्नर जनरल वायसराय के एसेंट के कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। एंड दैट वर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर ने रिजेक्ट कर दिया हो उसको भी वो सर्टिफाई कर सकता है। उसकी ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं उसका ये वीटो पावर था। भले ही लेजिस्लेचर ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया हो, उसने मना कर दिया हो कि ये बिल नहीं पास किया जा सकता या कुछ भी, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल उसको उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके उस बिल को पास कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर्स में किस तरीके के प्रोविजंस थे सेंट्रल में। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज सेटअप विद 2 हाउसेस, ठीक है। बाई कैमरल अभी भी आप देखेंगे तो इंडिया में क्या है, बाई कैमरल है, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा 2 आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहीं से वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले आई गई और अब वो वही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1919 का एक्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1935 का एक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे ही जितने भी प्रोविजंस थे 1935 के एक्ट में वो पूरी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेटअप किया गया, जिसमें 2 हाउस होते थे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोकसभा होती थी और दूसरा काउंसिल स्टेट जो कि राज्यसभा होती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबर कौन, असेंबली में मेंबर कौन होते थे, ठीक है। 2 होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कौन कौन होते थे, क्या होते थे। तो उसमें
41 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे और 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। तो 41 जो नॉमिनेटेड होते थे वो वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे या गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है। और वो उनकी एक तरीके से आप बोल सकते पर्सनल चॉइस होती थी। तो ये 41 मेंबर जो होते थे ये गवर्नर जनरल की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। और इसमें जो 104 मेंबर्स होते थे वो इलेक्टेड यानी इलेक्शन के थ्रू वो आते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। कुछ जैसे लोकल गवर्नमेंट्स हो गए और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गया और भी जो कॉमर्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, ठीक है, जो ज़मींदार हो गए, इन सब जगह से, जैसे कुछ कुछ प्रोविंसेस में अभी भी राजशाही थी तो वहाँ के जो राजकुमार राजा ये सब थे, तो उन सब जगह से 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे और बाकी ब्रिटिशर्स भी होते थे इलेक्टेड मेंबर्स में, और 41 क्या होते थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, ठीक है। तो उन 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 26 ऑफिशियल होते थे और 15 क्या होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। और जो 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे उसमें 52 जनरल मेंबर होते थे, 30 मुस्लिम्स होते थे, 9 यूरोपियन होते थे, 7 लैंडलॉर्ड्स होते थे, 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कम्युनिटी के और 2 सिख। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट या क्लास इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है हमारा 1909 में, और 1919 के एक्ट में इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड बोल सकते हैं, इसको और बढ़ा दिया गया है। अभी तक तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 के एक्ट में, पर 1919 के एक्ट में जो सिख थे, ठीक है, इन सब का भी सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया गया। 30 आप देख रहे हैं मुस्लिम्स का है सेपरेट सीट, ठीक है, और जो इनकी सीट होती थी इस पे सिर्फ इन्हीं के मेंबर्स ही खड़े भी होंगे और इन्हीं यानी कि मुस्लिम मेंबर्स ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वही इलेक्शन के लिए होने के लिए खड़े भी होंगे, इलेक्ट होने के लिए, और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे उस पर। ये एक था जो इलेक्शन आप बोल सकते हैं उसका एक प्रोसेस, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसेस। 7 लैंडलॉर्ड थे, 9 यूरोपियन थे, 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कम्युनिटी के होते थे और 2 सिख थे, ठीक है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल फ्रॉम एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है। वही सेम चीज़ की जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे वो गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, और वो जो एंग्लो इंडियंस होते थे या जो इंडियन क्रिश्चियंस होते थे उनमें से वो मेंबर्स चुने जाते थे या नॉमिनेट किए जाते थे। एंग्लो इंडियंस यानी जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे थे, इंडियन क्रिश्चियन यानी कि आप देखेंगे कि 1913 के एक्ट से यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया था, 33 के एक्ट से उनको यहाँ रहना हर चीज़ लागू हो गया था। तो वहाँ से जो क्रिश्चियंस जो लोग वहाँ से बाहर से आए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह रहे थे, पुराने थे, उनमें से ये लोग जो है नॉमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। द मेंबर्स हैड अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनका 3 साल का टेन्योर होता था, ठीक है, यानी कि उनका टर्म कितना, 3 साल, 3 साल तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस के मेंबर होते थे उसमें केवल मेल मेंबर्स होते थे और उनका जो टाइम पीरियड होता था, उनका टेन्योर होता था 5 साल का। 5 साल के लिए वो होते थे अपर हाउस में और केवल मेल मेंबर्स होते थे, नो फीमेल मेंबर्स, ठीक है। द लेजिस्लेचर कुड आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वोट अ पार्ट ऑफ बजट, ठीक है। जो लेजिस्लेचर होती थी उसके पास ये राइट होता था क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, और वो जो बजट होता था बजट पे भी अपना वोट डाल सकती है, बजट में क्या सही है क्या गलत, इस पे भी वो सवाल जवाब कर सकती है। ओनली 25% ऑफ द बजट वॉज सब्जेक्ट टू वोट, रेस्ट आर वॉज नॉन वोटेबल। बजट का जो 25% होता था, ठीक है, सिर्फ उसी पे ये लोग वोट कर सकते थे, लेजिस्लेचर के जो सदस्य थे वो वोट कर सकते थे, उस पर सवाल पूछ सकते थे। बाकी का जो 75% था वो नॉन वोटेबल था, यानी कि आप जैसे कि आप 25% यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में आप एजुकेशन में क्या पैसे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ में क्या पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या होती थी बजट की। जैसे बजट में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। आप अभी भी देखते हैं कि साल भर में जब एक बार बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं वो रिलीज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बजट की जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। सेम चीज़ यहाँ भी होती थी कि जो 25% सब्जेक्ट होता था बजट का, सिर्फ वही उसी पे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी पे आप वोट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपका एजुकेशन में आपने कितना ग्रांट रखा है, ठीक है, हेल्थ में आपने कितना रखा है, पब्लिक वर्क्स के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे जो लेजिस्लेचर होती थी वो क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। बाकी के जो रेस्ट होता था, जो 75
75% बजट का पार्ट बचता था, उस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, अगर रेवेन्यू इतना आ रहा है तो एजुकेशन पे सिर्फ इतना ही खर्चा क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते थे। पुलिस पे इतना, आर्मी पे आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, जैसे भाई उस समय तो ब्रिटिश आर्मी थी, तो वो लोग आर्मी पे बहुत ज़्यादा, इंडियन रेवेन्यू जो था वो उनकी आर्मी पे खर्च होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इनसे रिलेटेड आप रेवेन्यू रिलेटेड ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स क्या क्या होते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होते थे, जिसमें कि 27 नॉमिनेटेड होते थे एंड 33 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। और 27 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उसमें 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। और जो 33 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे उसमें 16 तो जनरल हो गए, 11 मुस्लिम हो गए, 3 यूरोपियन और 1 सिख। तो ये जो 16 जनरल वाले होते हैं ना, इसमें ऑल ओवर रहते थे। जैसे अभी भी है जो जनरल कैटेगरी होती है, जनरल, उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं, लेकिन बाकी सबका अपना रिजर्व्ड है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, हर किसी का, ठीक है। तो सेम चीज़ वहाँ भी थी, जनरल जो होते थे उसमें सब कोई भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 11 मुस्लिम्स, 3 यूरोपियन, 1 सिख, इसमें बस उन्हीं के मेंबर्स होते थे, यानी कि बस मुस्लिम मेंबर्स ही रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और सिर्फ मुस्लिम्स ही उसमें वोट भी कर सकते हैं, ये होता था, ठीक है। अ बिल हैड टू बी पास्ड इन बोथ हाउसेज बिफोर इट बिकेम अ लॉ, यानी कि कोई भी बिल है अगर उसको लॉ में कन्वर्ट करना है तो उसके पहले वो दो के दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। वही सेम चीज़ जो आज हो रहा है, आज फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता था कि कोई भी बिल है वो अगर बनाया गया तो उसको सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, दोनों असेंबली में जब अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में पास होगा तभी वो कोई लॉ बनेगा। देयर वर 3 मेजर्स टू रिजॉल्व एनी डेडलॉक बिटवीन बोथ द हाउसेस। एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती थी, एक जॉइंट कमेटी और एक जॉइंट सिटिंग होती थी, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी डेडलॉक है, कोई भी कुछ है, किसी भी पे बात करनी है, तो इन दोनों हाउसेस के बीच में ये 3 चीज़ होता था। एक तो जॉइंट कॉन्फ्रेंस होता था, एक जॉइंट कमेटी होती थी, जॉइंट सिटिंग होती थी, जिसमें बैठ के किसी भी बिल को किसी के बिल के बारे में डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब हम देखते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पास क्या एक्स्ट्रा पावर थी इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। Governor General's assent was required for any bill to become law even if both houses have passed it. अभी आपने देखा कि किसी भी बिल को लॉ बनने से पहले उसको दोनों हाउसेस में पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस, दोनों हाउस में कोई भी बिल पास होगा तो ही वो लॉ बनेगा। इसके बावजूद भले वो दोनों हाउस में पास हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद वो जब तक गवर्नर जनरल का एसेंट उसमें नहीं होगा, जब तक गवर्नर जनरल की साइन नहीं होगी, वो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ही कुड ऑल्सो इनेक्ट अ बिल विदाउट द लेजिस्लेचर्स कंसेंट, यानी कि बिना लेजिस्लेचर से पूछे हुए गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से भी कोई भी बिल बना सकता है। ही कुड प्रिवेंट अ बिल फ्रॉम बिकमिंग लॉ इफ ही डीम्स इट अ डेट्रीमेंटल टू द पीस ऑफ कंट्री, यानी कि अगर कोई भी बिल है उसको लॉ बनाना है, दोनों लेजिस्लेचर से पास किया जा चुका है, ठीक है, मतलब कि लोअर हाउस, अपर हाउस दोनों जगह से पास किया जा चुका है, इसके बावजूद गवर्नर जनरल उसको रोक सकता है, उसको मना कर सकता है, उस बिल को ख़त्म कर सकता है, क्या बोलकर कि ये हमारी जो कंट्री है, कंट्री के पीस के लिए ठीक नहीं है, कंट्री की शांति के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है ये बिल, ये लॉ, इसलिए इसको मैं मतलब ख़त्म करता हूँ, ये बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके पास आप समझ सकते हैं कितनी पावर थी गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। He could also disallow any question, adjournment, motion और debate in house। किसी भी तरीके का डिबेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, वो चाहे तो उसको डिसअलाउ कर सकता है, उसको मना कर सकता है। वो मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय की जो पोस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी अब, और वो मतलब कि अगर वो चाहे तो आप भले कोई भी क्वेश्चन पूछे लेकिन वो उसका जवाब नहीं देगा, ठीक है, वो क्वेश्चन ही डिसअलाउ कर देगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, और आप कुछ नहीं कर सकते अगर वो ऐसा बोल दे तो समझिए कि गवर्नर जनरल कितना पावरफुल हो चुका था। अब हम देखते हैं इस एक्ट के मेरिट्स क्या क्या थे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी तभी आज उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ले आया गया और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें ख़राब चीज़ें भी थी, जैसे कम्युनल इलेक्टोरेट वगैरह को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, ये सब क्या थी,
मतलब कि डिवाइड करना कंट्री को और भी ज़्यादा, ठीक है, रिलीजन के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बेस पे, तो इन सबको बढ़ावा भी दे रहा था ये एक्ट। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी, तो वो हम देखते हैं कि इसमें अच्छी चीज़ें क्या थी। डायरकी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, तो वो क्या, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल का अपना काम होगा एंड प्रोविंस का अपना काम होगा। अब कोई सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरा का पूरा नहीं देखेगी कि पूरा का पूरा जो भार है सिर्फ सेंट्रल पे है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविंस का अपना है, वो अपना काम करेंगे, और सेंट्रल का अपना है। तो ये क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस, ठीक है। तो ये क्या था, एक फेडरल स्ट्रक्चर था, यानी कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि यूनिटरी बायस, जिसमें कि बायस बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि कोई बायस मतलब इतना था नहीं, क्योंकि हर किसी का काम अपना अपना डिवाइड कर दिया गया था, लेजिस्लेचर का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का, प्रोविंस का, सेंट्रल का, हर चीज़ का। तो बायसनेस का इतना कुछ था नहीं इसमें, हर किसी को उनका मतलब जिसने जो डिमांड रखी थी सबको ऑलमोस्ट पूरी की गई। देर वॉज द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और आप देख रहे हैं कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन मेंबर्स को अब लिया जाने लगा था। और आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जिसमें कि 8 मेंबर्स होते थे, 8 में से 3 मेंबर्स कौन होते थे, इंडियंस होते थे। तो ये सब क्या, एक पॉजिटिव चीज़ थी, ठीक है। दे हेल्ड सम पोर्टफोलियोज लाइक लेबर हेल्थ, तो ये जो लेबर हेल्थ एजुकेशन ये सब सारी चीज़ें थी, इन सब में इनको पोर्टफोलियो इन द सेंस, आप देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई थी, और इसकी शुरुआत की थी पोर्टफोलियो सिस्टम की लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम आप बोल सकते हैं एक तरीके से इसको कैबिनेट सिस्टम भी बोला जाता था। तो कैबिनेट होल्ड करना का मतलब सबसे ऊंची मिनिस्ट्री, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब है कि आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में आप हेड हैं उस मिनिस्ट्री के, ठीक है, और आप उनकी काउंसिल में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ठीक। तो लेबर हेल्थ ये सब जो कुछ जो है डिपार्टमेंट्स थे, इसमें जो है जो इंडियंस होते थे वो पोर्टफोलियो यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री तक की पोस्ट को होल्ड करते थे, रखते थे, ठीक है। For the first time, elections were known to the people and created political consciousness among the people. पहली बार इलेक्शंस मतलब लोगों को पता चला कि इलेक्शन मतलब इसी के थ्रू कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। हाँ, मतलब वो अपनी राइट को लेके उनका जो मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था कि हाँ राजनीति में ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं, मेरे ये अधिकार होते हैं, इन सब को लेके लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई इस एक्ट के बाद से, ठीक है। और लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए अपने राइट्स को लेके, अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, ठीक है। सम इंडियन वुमेन ऑल्सो हैड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो जैसे कि कुछ ऊंचे घरानों की पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, जैसे इस समय तक तो काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थी वो महिलाएं आ चुकी थी, ठीक है। तो उन सब को भी क्या था कि वोट करने का राइट था फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ये हुआ था कि वुमेन्स को भी वोट करने का राइट दिया गया था, उनको भी काउंसिल में बैठने का राइट दिया गया था, ठीक है। तो इस एक्ट में इतना ही। और अब हम इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, जिसके प्रोविजंस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो बहुत आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितना ज़्यादा मैच करता है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।